हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हमने रिकॉर्ड करी थी वो करी थी हायर परचेज कंपनीज और लीजिंग कंपनीज के ऑडिट में बेसिकली क्या क्या देखना होता है। ठीक है, आज जो हम देखेंगे सबसे पहले तो हम ऑडिट ऑफ होटल्स को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे और फिर उसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट। ठीक है, देखिए शुरुआत में जब ऑडिट ऑफ होटल स्टार्ट हो रहा था तो मेरे ये चीज़ शायद माइंड से उतर गई थी कि ऑडिट ऑफ होटल्स पूरी तरह से भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जल्दी से पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑडिट ऑफ होटल में सबसे पहले, क्योंकि ऑडिटर को शुरुआत करनी पड़ती है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करेगा तो सबसे पहले फिजिकली इंस्पेक्शन करेगा, फिजिकली इंस्पेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा खुद साइट विजिट करके। और ये चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करेगी क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, वेरी ज़रूर करेंगी, लेकिन ये स्टेप सब में कॉमन रहेगा फिजिकल इंस्पेक्शन का। तो होटल के ऑडिट में, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा होटल होता है, किसी किसी होटल में रेस्टोरेंट होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है, लेकिन आजकल के जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो होटल इंडस्ट्री है अपनी कंट्री की, तो उसमें बहुत सारे सर्विसेज दी जाती हैं कस्टमर्स को, लग्जरीज एमिनिटीज दी जाती हैं, उस हिसाब से उनके फेयर्स भी बहुत होते हैं। सबसे पहले जो कंसिडरेशन होगा वो होगा इंटरनल कंट्रोल का। पिल्फरिंग की प्रॉब्लम रहती है। देखिए होता क्या है कि अब जैसे होटल में कोई कस्टमर जाता है चेक इन करने के लिए, तो जो कैश काउंटर होता है उसके लिए अलग पर्सन असाइंड होता है, बाकी चीज़ों के लिए अलग पर्सन होता है। रेस्टोरेंट में आपको डिनर लंच करना है, उसके लिए अलग पेमेंट करोगे आप, होटल में अलग बिलिंग होगी। पिल्फरिंग की प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब मैनेजमेंट का जो बेसिकली वर्क है वो सही से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो सिस्टमैटिक नहीं है, वो डेलीगेटेड नहीं है, प्लस जिस तरह से वो वर्क कर रहे हैं वो एम्बेजलमेंट भी कर रहे हैं, जैसे कैश का एम्बेजलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बिलिंग कर रहे हैं आपकी, मान लीजिए 5,600 का रूम है, 5,600 का रूम है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। उसमें जो आपकी बिलिंग हो रही है वो 4,600 की हो रही है, बाकी अंडर बिलिंग हो रही है। और दिखा दिया ये जा रहा है कि हमारी कंपनी ने डिस्काउंट कैंपेन निकाला है मॉनसून सीजन में, तो सबको डिस्काउंटेड प्राइस पे रूम्स मिलेंगे जो भी इस पर्टिकुलर होटल में रूम बुक करेगा। तो पिल्फरिंग की प्रॉब्लम देखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पिल्फरिंग रहेगी उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी ऑडिटर को एनालाइज करने में, ऑडिट करने में। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर इंटरनल कंट्रोल में हो गया पिल्फरिंग चेक करने का। ठीक, और दूसरी चीज अब इसमें क्या आती है, दूसरी चीज आती है रूम सेल्स। देखिए सबसे अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें तो इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है जो रूम रेंट इनको मिलता है, जो टैरिफ इन्हें रिसीव होता है। ठीक है, अब देखिए चार्ज फॉर रूम सेल्स इज नॉर्मली पोस्टेड टू गेस्ट बिल्स बाय द रिसेप्शनिस्ट, front office, or in the case of large hotels by the night auditor. The source of these entries is invariably the guest register, and audit tests should be carried out to ensure that correct number of guests are charged for the correct period. सबसे ज़रूरी ये होता है देखना कि भाई अगर मान लीजिए एक गेस्ट है, मान लीजिए एक फैमिली ने अपना एक फैमिली रूम बुक किया है, क्योंकि आजकल होटल्स में आप देखते होंगे बहुत अलग अलग कैटेगरी के रूम्स होते हैं, डीलक्स भी होता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव भी होता है एक, किसी किसी होटल में फैमिली रूम भी होता है जो काफ़ी स्पेशियस होता है, बेसिकली 4 मेंबर्स के लिए, स्वीट भी होता है कपल्स के लिए। तो बेसिकली ये जो कैटेगरीज हैं रूम्स की,
इसमें आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि इनके टैरिफ्स क्या हैं, ठीक है, इनके रेंट्स क्या हैं, प्लस डबल ऑक्यूपेंसी पे तो होते ही होते हैं। उसमें आपको ये चेक करना होगा एज एन ऑडिटर कि भाई कोई भी गेस्ट आ रहा है, अगर उसकी ऑनलाइन बुकिंग है, किसी पर्टिकुलर साइट से बुक कराया है या किसी एजेंट के थ्रू बुक कराया है, तो इट्स ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो बुकिंग कराई है उस हिसाब से कितने डेज की बुकिंग है, मान लीजिए अगर 5 डेज की बुकिंग है तो 6th डे पे उसे मॉर्निंग में चेकआउट करना होगा 11 बजे। अब उसके लिए आपको गेस्ट रजिस्टर देखना होगा और एक उसमें प्रॉपर लिखा होगा कि कितने बजे चेक इन हुआ, कितने बजे चेकआउट हुआ। अगर लेट चेकआउट हो रहा है तो क्या एक्स्ट्रा चार्जेस गेस्ट से लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। किसी किसी में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, जैसे आप होटल में रूम बुक करो, आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, लंच और डिनर पेड होगा, ठीक है, और बाकी सर्विसेज पेड होंगी। तो ऐसा तो नहीं कि ब्रेकफास्ट भले ही कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन उसका भी चार्ज ले रहे हैं होटल वाले, उसमें कोई बेसिकली वो लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से चार्ज नहीं कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन किसी किसी होटल में ऐसा होता है कि वो लोग बड़े बड़े अपने पॉलिसीज में और अपने जो उनके पैकेजेस निकलते हैं उस हिसाब से वो लिखते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लेकिन तब भी वो कस्टमर से चार्ज ले लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ना गेस्ट टू गेस्ट देखनी पड़ेगी। फिर गेस्ट कितने पीरियड के लिए स्टे कर रहा है, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। अगर कोई गेस्ट, मान लीजिए बहुत सारे गेस्ट हैं, उनका फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है उस होटल में रूम्स बुक हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। होटल का ऑडिट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि होटल के ऑडिट में आपको रूम रेंट ये तो देखना ही है, ठीक है, स्टाफ की सैलरी ये तो देखिए, ये सब तो आप देखोगे ही खर्चों में। उसके अलावा जो बाकी एमेनिटीज हैं, स्विमिंग पूल, ठीक, क्लब, रेस्टोरेंट, है ना, और आजकल होटल्स में जिम भी होने लगा है, फिर स्पा भी होने लगा है। तो ये सारी सर्विसेज जो होटल अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, एडेड लग्जरीज देता है, तो उसके क्या चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगते हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे होता है, ये सब चीज़ें। तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना होगा कि उसके लिए ना हर तरह की रिपोर्ट अवेलेबल हो टेस्ट करने के लिए। अब जैसे गेस्ट कितने स्टे कर रहे हैं उस होटल में, तो गेस्ट के बिल की कॉपी भी होगी एक, जो रिसीट पर्टिकुलरली गेस्ट को इशू की जाती है जब वो चेकआउट करते हैं, ठीक है, रूम का जब पूरा पूरा पेमेंट करते हैं, उसको भी चेक करना है। प्लस हमें गेस्ट रजिस्टर भी देखना है और हमें अपने सॉफ्टवेयर में जो हमने एंट्री करी है वो भी चेक करनी है। तो 3-4 पूरे वेरिफिकेशंस हो जाएंगे, इस तरह से क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। डेली रिपोर्ट्स देखनी होंगी, मंडे को कितने गेस्ट आए, फिर ट्यूसडे को कितने आए, कितने ने चेकआउट किया ट्यूसडे को, अच्छा इतनों ने, इनका पेमेंट इस दिन आया, पूरा पूरा। तो ये एक एक गेस्ट टू गेस्ट ये चीज़ देखनी होती है। लेकिन अब देखिए इतने सारे गेस्ट स्टे करते हैं होटल में, तो particularly for every guest it would not be possible for the auditor to check to verify each and every guest details। उसके लिए उसे टेस्ट ऑडिट भी करना पड़ेगा, सैम्पलिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन अब जैसे मान लीजिए किसी ने बड़े अमाउंट का पेमेंट किया है तो उसका ध्यान से देखना होगा। मान लीजिए रूम रेंट है, फॉर एग्जाम्पल रूम रेंट है 10,000 पर नाइट, ठीक है, 10,800 इंक्लूडिंग जीएसटी। अब आप देख रहे हैं, आपने एंट्रीज एनालाइज किए, उसमें आपको नज़र आता है कि एक गेस्ट ने 70,000 का पेमेंट किया है। तो उसको आपने पकड़ा, उसको आपने ध्यान से देखा, अच्छा ये इतने दिन रुके थे, इन्होंने ये सर्विसेज ली, इनको अच्छा ये डिस्काउंट भी मिला। तो ये सारे वेरिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे। अब रही बात इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्रीज जो होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, बेवरेज हो गया, ये तो रेडिली पोर्टेबल भी होता है, सेलेबल भी होता है, तो इसलिए इनका ट्रांसफर्स देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफ़र इनका डॉक्यूमेंट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि होता क्या है, अब जैसे अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, आप इसको प्रैक्टिकली
थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, आप इमेजिन करिए जब भी आप होटल में स्टे किया हो आपने, तो वहाँ की इन्वेंट्रीज पे ध्यान दीजिए। अब जैसे फूड और बेवरेज की बात है, तो जितना भी फूड स्टफ है कुछ रेस्टोरेंट में रहता है, ठीक है, कुछ इनके कॉन्फ्रेंस हॉल में चला जाता है। मान लीजिए कोई मीटिंग होनी है, बिजनेस मीट होनी है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ बॉटल्स पानी की बॉटल्स गई, मिनरल वाटर की, और उसके अलावा जो है कुछ स्नैक्स गए, जैसे कटलेट्स वगैरह चले गए, ठीक है, रोलर्स एंड ऑल ये सब चले गए। अब जो रूम्स हैं, ठीक है, जो रूम्स हैं, आप लोग ने देखा होगा कि आजकल होटल्स के रूम्स में आपको जो सीटिंग एरिया होता है, स्पेशली जो सोफा होता है या फिर चेयर्स और एक छोटी सी सेंटर टेबल आपको मिलेगी, जिसमें जैसे जो एग्जीक्यूटिव रूम आप लेते हो उसमें आपको बाहर का व्यू भी देखने को मिलता है, एक बड़ी सी विंडो होती है और उसके ही एडजॉइनिंग एडजेसेंट उसी के ही एक सीटिंग एरिया होता है। तो वहाँ सेंटर टेबल में आपको आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक केटल रखी रहती है, उसके साथ कुछ जैसे पाउचेस होते हैं कॉफ़ी और रेडी टू मेक टी के पाउचेस होते हैं, कॉफ़ी के टी के पाउचेस होते हैं, ठीक है, शुगर होती है उसमें, शुगर के पाउचेस भी होते हैं, कप्स होते हैं, कप्स एंड सॉसर्स, उसके अलावा ग्लासेस होंगे, जग्स होंगे, उसमें पानी भी होगा, बिस्लरी की अलग से बॉटल भी होगी, नॉट स्पेसिफिकली आई एम मेंशनिंग बिस्लरी बट मिनरल वाटर होगा। फिर उसके अलावा आपको हो सकता है केक्स भी देखने को मिले, और एक छोटी सी फ्रिज भी होती है जिसमें मॉकटेल्स वगैरह आपको दिखेंगी या सॉफ्ट ड्रिंक्स दिखेंगी। तो कुछ कुछ अब जैसे फूड स्टफ है पूरी तरह से ट्रांसफर हो रहा है ना होटल में ही, उसमें होटल अब अगर बड़ा है तो उस होटल का लोगो भी होगा उसमें, या होटल का नाम लिखा होगा। तो कुछ फूड स्टफ रेस्टोरेंट में कुछ ट्रांसफर हो रहा है, कॉन्फ्रेंस में कुछ ट्रांसफर हो रहा है रूम्स में। फिर एक्स्ट्रा अगर कोई मंगवाता है किसी गेस्ट को, मान लीजिए केक्स चाहिए रूम में ही, तो इसमें तो मूवमेंट हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है ना। अब इन सब का रिकॉर्ड कैसे होगा? गेस्ट के लिए तो बिलिंग होगी ही होगी, लेकिन होटल के रिकॉर्ड्स में भी तो होना चाहिए ना, रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री में ये चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए कि सुबह इतने आइटम आए, इतने बने, हमारे किचन में शेफ ने इतने प्रिपेयर किए, उसमें से इतने आइटम कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए, इतने आइटम रूम्स में चले गए, ठीक है। और ये सारे स्टफ्स जो हैं, चाहे फूड के हो बेवरेजेस हो, ये रिलीज होने चाहिए टू ट्रस्टेड पर्सोनल, अनऑथराइज्ड पर्सन्स को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। पता चला वो खुद ही रास्ते में रूम में डिलीवर करने जा रहे हैं, उसमें से 50% तो वो खुद ही कंज्यूम कर गए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि होटल्स में कैमरास होते हैं, लॉबी में, रेस्टोरेंट में, हर जगह कैमरास दिखेंगे, बट तब भी कुछ कुछ चीजें अननोटिसेबल चली जाती हैं। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंटल मैनेजर होना चाहिए, ठीक है, जो इन सब चीजों का चार्ज ले, कि इन्वेंट्री प्रॉपर रिकॉर्ड करे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पूरा रिकॉर्ड करे, ठीक है। और कुछ कुछ होटल्स में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल वैल्यूअर्स होते हैं, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, और ये वैल्यूअर्स ऑडिट क्लाइंट के इंडिपेंडेंट ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि ऑडिटर सेटिस्फाई करे अपने आप को कि जो भी अमाउंट इंक्लूड हो रहा है इन्वेंट्री के लिए, जो बुक हो रहा है अमाउंट, वो सही है, रीजनेबल है। उसके लिए उसको फिजिकल स्टॉक टेकिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक। अब इसके अलावा क्या क्या देखना होगा? इसके अलावा ये देखना होगा कि जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी पॉलिसीज क्या फॉलो होती हैं होटल में, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है इन्वेंट्री में और फिक्स्ड असेट्स में, दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग होगा, ठीक है। अब जैसे वेटेड एवरेज मेथड फॉलो होता है ना इन्वेंट्री में कभी कभी, तो कोई ऐसी चीज़ है अगर उसे बेसिकली होटल में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो मिसअंडरस्टैंड कर जाए, ठीक है, वो सोचे कि हमारा जो इन्वेंट्री है उसको वो फिक्स्ड असेट की तरह ट्रीट कर ले, तो ये सब चीज़ें ऑडिटर को ही देखनी होंगी। बाकी लेबर, कैजुअल लेबर जो होती है ना, वो परमानेंट स्टाफ में तो नहीं आती है होटल के, तो उनकी प्रॉपर तरह से जो भी वेजेस उनको पे होते हैं उनकी प्रॉपर जो डिटेलिंग रखना,
वेज पेमेंट्स कैसे होता है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, बाकी ये सब देखना होगा। बाकी इसके अलावा क्या देखना होगा भाई, ट्रैवल एजेंट से या बुकिंग एजेंसी से जो भी बुकिंग होती है, कई बार क्योंकि होटल की कमीशन सेट होती है ट्रैवल एजेंट से, तो उसमें वो उनको पैकेजेस देते हैं कि आप इतने कस्टमर लाओ, हम आपको इतनी कमीशन देंगे, तो उसके अलग लेजर्स प्रिपेयर होते हैं। फिर इसके अलावा कमीशन कोई अगर पे होती है तो किस हिसाब से पे होती है, क्या उसका कोई अग्रीमेंट है, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑडिटर इंश्योर करे इन सब के मेंटेन होने चाहिए। हॉल्स की बुकिंग हो रही है, बाकी प्रीमाइसेस की बुकिंग हो रही है, तो किस हिसाब से हो रही है। फिर रेस्टोरेंट के जो बिल्स होते हैं, है ना, उनका आपको चेक करना होगा किचन ऑर्डर टिकट्स के हिसाब से। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई आपके टेबल पे ऑर्डर लेने आता है वहाँ का स्टाफ, तो वो एक स्टिकी नोट या एक छोटा सा नोट टाइप का होता है, उसमें वो सारा आपका ऑर्डर लिखता है टेबल नंबर के हिसाब से, तो उससे वेरीफाई करो बिल्स को, ठीक है, क्योंकि उसमें भी डिफॉल्ट हो सकता है। फिर रिपेयर्स या रेनोवेशन हो रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी ना, जो भी रिपेयर्स रेनोवेशंस हो रहे हैं तो उसे क्या कैपिटलाइज किया जा रहा है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ऐड किया जा रहा है कि खर्चा माना जा रहा है। फिर ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन, ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं होटल ऑडिट में ध्यान दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट वैसे तो है टॉपिक, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप प्रैक्टिकली जब उसे इमेजिन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो होता क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये पूरी एक क्लास तो कंज्यूम करेगा ही, तो हम आज इंट्रोडक्शन लेवल पहले पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है वो इंडिया में बहुत सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन करती है ना, बहुत सारी स्टेट्स में रन करती हैं, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तो उन पर्टिकुलर सोसाइटीज को ये एक्ट गवर्न करता है। ये एक्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जितने भी गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं जो इसके साथ जुड़ रहे हैं, जो अपने फंड का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसमें, कोऑपरेटिव मतलब बहुत सारे लोग मिलके जब एक पूल क्रिएट करते हैं, एक फंड का पूल क्रिएट करते हैं, तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली टारगेट किसको किया जाता है, पुअर को या मिडिल मैन को, ताकि बड़े जितने भी अफ्लुएंट और रिच लोग होते हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है ना, कई बार अब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो लोन्स भी देती हैं अपनी मेंबर्स को, तो वो लोन कैसे जनरेट होता है, जो बाकी मेंबर्स और सब मिलके उस पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी से ही लोन भी फिर दिया जाता है किसी मेंबर को जो जरूरत में हो। तो अब सीए का क्या रोल होता है इसमें, सीए का रोल क्या होता है इसमें, वो ये देखेगा कि अकाउंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम क्या फॉलो होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, टैक्सेशन क्या है, तो कुछ गाइडलाइंस जरूर देनी होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट से पहले। और इसमें जो ऑडिट मेनली गवर्न होता है वो गवर्न होता है एज पर सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रार एक पर्सन को ऑथराइज करेगा राइटिंग में, जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से, कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का ऑडिट करवाया जाए एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर, ठीक है, एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर ऑडिट कराया ही कराया जाए। फिर इसके अलावा ऑडिट अंडर सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। मान लीजिए डेट्स अगर दी गई हैं, लोन दिए गए हैं, खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिए हैं जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो लोन लिया है
जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, प्लस असेट और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो रजिस्ट्रार तो ऑडिटर खुद रजिस्ट्रार ऑर्डर से पास करेगा उसका अपॉइंटमेंट ऑडिटर का सोसाइटी के लिए। उसके बाद ऑडिट में डेट्स का एग्जामिनेशन होगा, ओवरड्यू डेट्स का, एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट लाइबिलिटीज। फिर रजिस्ट्रार, द कलेक्टर या फिर जो भी पर्सन ऑथराइज होगा रजिस्ट्रार के थ्रू, उसके पास पूरी तरह से एक्सेस होगा, अथॉरिटी होगा सारे बुक्स एंड अकाउंट्स का। किसके? सोसाइटी का, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। वो चाहे तो बुक्स एंड अकाउंट्स, पेपर्स, वाउचर्स सब कुछ एग्जामिन कर सकता है और हर एक ऑफिसर से इंटरोगेशन कर सकता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उस सोसाइटी के हर एक ऑफिसर से इंटरोगेशन कर सकता है फ्रीली। लेकिन वो कौन करेगा? रजिस्ट्रार खुद कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, या फिर जो भी पर्सन रजिस्ट्रार असाइन करता है, या आप कह सकते हैं रजिस्ट्रार ऑथराइज करता है, जैसे कि ऑडिटर हो गया। ठीक है, तो रजिस्ट्रार वो पर्सन होता है जो ड्यूटीज परफॉर्म करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार की। तो एक रजिस्ट्रार एक हेड हो गया, वो देखता है कि एज पर एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रही है कि नहीं। अब इंडिया में इतनी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो एक रजिस्ट्रार तो देख नहीं पाएगा, तो उसने हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर दिए कि भाई आप लोग देखिए और फिर मुझे रिपोर्ट करिए। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कनेक्शन इससे जुड़े हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जैसे ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके अलावा शेयर होल्डिंग्स पे रेस्ट्रिक्शन, लोन्स पे रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी हम देख रहे हैं ना, वो सबके फंड्स को पूल करके, इनफैक्ट सबके अपनी अपनी सेविंग्स को पूल करके अल्टीमेटली लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, चाहे वो बैंक हो, सोसाइटी हो, या कुछ भी हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होंगी, कुछ कंडीशन ज़रूर होंगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, देखिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, फिर कुछ फीचर्स भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो वो सब हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट कर लें। और फिर कुछ ड्यूटीज और राइट्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर की, वो देख लें। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या होता है, और उसके अलावा अगर इंक्वायरी या इंस्पेक्शन हो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वो चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ये टॉपिक आपको भले ही बड़ा लग रहा है, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और उसके बाद जो है हमारा इस टॉपिक की समरी बचेगी, जो आप एक बार अच्छे से रिवाइज करने के काम आएगी आपको। प्लस एक टॉपिक और बचेगा इसमें, ऑडिट ऑफ समरी से ऊपर बेसिकली एक टॉपिक और बचेगा, डिफरेंट टाइप्स, हाँ, ऑडिट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। तो देखिए, इसमें कंपनीज के केस में हमने कंपनी ऑडिट कवर अप किया ही है, तो उसमें अलग से एक चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट करके, वो हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आपका ये वाला टॉपिक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है जो हम पूरा एंड कर देंगे प्रॉबेबली। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। और बाकी नेक्स्ट क्लास में वील बी कवरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू।